आज से क्लास 12th की फिजिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम लोगों को पढ़ना होगा चार्ज के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज समझने की आवश्यकता है कि चार्ज एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, चार्ज किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अगर वह पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में अगर जाता है तो उसके ऊपर रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है या मैग्नेटिक फोर्स लगता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी पार्टिकल है, अगर हम ये कहें कि इसके ऊपर चार्ज है और अगर यह पार्टिकल किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो डियर इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फोर्स तभी लगेगा जब ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर चार्ज की उपस्थिति हो। इसी तरीके से अगर चार्ज है, अगर कोई पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज है और अगर मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स जो है उस चार्ज पर लगेगा, बशर्ते शर्त इतनी है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके अंदर मोमेंट होना चाहिए, क्योंकि मूविंग चार्ज पर ही मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है। बट अगर बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो इसके लिए मोशन का होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है। तो सीधा सा एक लाइन है, हमने डिफिनेशन लिखा भी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन केप्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को यहां से जानना होता है कि व्हाट आर द बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम यहां पे बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, हम उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप देखो, सबसे पहला क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जानते हैं कि चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बेसिकली सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है जो चार्जिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई फैक्टर है तो वो होता है इलेक्ट्रॉन। आप क्या देखोगे कि अगर किसी भी मटेरियल पर अगर इलेक्ट्रॉन की क्या है, एक्सेस है, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर किसी भी किसी भी मटेरियल से अगर इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, मतलब अगर वहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो डिस्टेंस कहा जाएगा कि वहां पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, वह बेसिकली पॉजिटिव टाइप का चार्ज होगा। बेसिकली वही बात मैंने आपसे कहा था कि भाई जो चार्ज होता है इसके बारे में अगर हम देखें तो चार्ज के बारे में कहा जाता है कि भाई देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके बाद अगर हम लोग आगे डिस्कस करें तो हम लोगों को ये समझ में आएगा कि देखिए, अगर दो चार्ज हैं, अगर उनका स्वभाव एक जैसा है, मतलब कहा जाए कि अगर दो चार्ज अगर लाइक चार्ज होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा। अगर दोनों चार्ज एक जैसे, मींस मैं क्या कह रहा हूं कि अगर डियर मान लो कि दो चार्ज है, अगर दो के दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर क्या होगा, इनके बीच में किस प्रकार का फोर्स होगा, तो यह इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा और ये जो चार्ज होगा यह इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसी तरीके से अगर देखिए, मान लीजिए अगर इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और कोई एक नेगेटिव चार्ज हो गया, तो फिर इस अवस्था में क्या होगा, ये जो दोनों होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में जो फोर्स होता है उसका स्वभाव कैसा होता है, अट्रैक्शन हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड वेयर अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ स्टूडेंट, जो सबसे बड़ी और शायद चार्ज की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं कि चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक्स इन नेचर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे इस बात को हम लोगों को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि एग्जैक्टली इस नॉन रिलेटिविस्टिक्स का मतलब क्या है। देखो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताता हूं, कहा जाता है कि जो चार्ज है ना, अगर वह चार्ज रेस्ट पे हो और या तो चार्ज मोशन कर रहा हो, चाहे उसका मोमेंट, चाहे उसका मोशन कम स्पीड से हो या उसका मोशन बहुत हाई स्पीड से हो, तो एक्चुअली एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि चार्ज के मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, इसलिए इसको देखो अलग से मैंने बहुत क्लियर तौर पे इसको मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं कि चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक्स इन नेचर। इट मीन्स अगर हम इसके मतलब की बात करें तो मतलब होता है कि इट मीन्स
there is no effect on value of charge of इट्स स्पीड। इसका मतलब जो चार्ज है ना, उस चार्ज की वैल्यू पर उसके स्पीड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको सीधे लैंग्वेज में तुम क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि मान लेते हैं डियर कि अगर मान लो कि यहां पर कोई एक चार्ज है 10 कूलाम का, और अगर 10 कूलाम का चार्ज है तो मान लो कि अगर यह रेस्ट पर होगा तो रेस्ट की अवस्था में भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 कूलाम होगी। अगर उसी 10 कूलाम के चार्ज को अगर हम मोशन में ले आएंगे, अगर उसी 10 कूलाम के चार्ज को अगर हम मोशन में लाएंगे, वो चार्ज मोशन करना स्टार्ट कर देगा, तब भी डियर क्या कहा जाएगा कि ये जो 10 कूलाम का चार्ज है इसकी वैल्यू 10 कूलाम का 10 कूलाम ही रहेगा। ये थोड़ी इसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मास से डिफर करती है। स्टूडेंट्स, आप लोग मास के बारे में पढ़े होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं, बट यहाँ पे हमें चूंकि चार्ज के बारे में ही डिस्कस करना है, तो चार्ज की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है वो नॉन रिलेटिविस्टिक्स होती है, बल्कि मास जो है ना वो रिलेटिविस्टिक्स हो जाता है। तो खैर वो मैटर नहीं है। ओवरऑल बस एक लाइन में अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बस याद रखना है कि चार्ज नॉन रिलेटिविस्टिक्स होता है, चार्ज रेस्ट पे हो या मोशन कर रहा हो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब देखते हैं हम लोग चार्ज के नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, चार्ज की जो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग को जानना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल नाम से ही क्लियर है कि फंडामेंटल चार्ज हम कहते हैं। पहले तो ये समझ लो कि इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी फंडामेंटल चार्ज होता है इसका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, ई से होता है। ई मीन्स देखो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है यहाँ पर ई का मतलब होता है फंडामेंटल चार्ज। अब ये समझ लो फंडामेंटल चार्ज क्या है, ये होता है मिनिमम पॉसिबल चार्ज। बिल्कुल एक लाइन में समझ लो कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। मींस एक जनरल स्थिति में, एक जनरल कंडीशन में कहा जाएगा कि इससे छोटा चार्ज नहीं मिल सकता। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक सामान्य अवस्था की बात की है, मैं किसी विशेष या स्पेशल कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फर्दर बहुत सारी चीजें हैं और बट वो हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ेंगे। अभी हम यही मान के चलेंगे कि जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो होता है आपका फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज मिनिमम पॉसिबल चार्ज। इसकी वैल्यू कितनी होती है ये समझ लो, तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये बिल्कुल वही है जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। दरअसल मैग्नीट्यूड वही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे छोटा चार्ज होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो ये आपका हो गया फंडामेंटल चार्ज। फिर बता देता हूं, फंडामेंटल चार्ज मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज है इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। देखो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, जरा सा मैं आपको ये बात बता दूं। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग ऐसा डिस्कस कर चुके हैं कि जो सबसे छोटा चार्ज होता है, ये इस दुनिया का जो सबसे मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो आपका ई है। हम यहाँ पे एक्चुअली ये कहने वाले हैं कि कोई भी दुनिया का चाहे आप कोई भी चार्ज ले लो ना, हमेशा जो चार्ज होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एन इंटू ई के इक्वल होगा। मीन्स आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हो कि ये, अच्छा एक बात और, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज दोनों प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो ये तो इसका स्वभाव हो गया, ये इसका नेचर हो गया। बट किसी भी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, एन इंटू ई के बराबर होता है। अब इस क्वांटाइज्ड का जो मतलब है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो एक्चुअली कहा जाता है कि जो n होगा ना, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड सो ऑन। मींस मैं ये कह रहा हूं कि जो भी चार्ज होगा इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के बराबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के बराबर होगा। यही जो इसका नेचर है, इसी नेचर को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्ज कहते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जो कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होती है, जो टोटल जो चार्ज होता है, उस चार्ज की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसके, ई के बराबर होता है। मींस चार्ज डियर या तो चार्ज 1e होगा, या तो 2e होगा, 3e होगा, 4e होगा, इसी प्रकार का हो सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि जो चार्ज होगा ना, इसकी वैल्यू कभी भी 2.5e नहीं हो सकता है। अब प्रश्न है कि 2.5e क्यों नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं। मैं क्या कह रहा हूं, फ्रैक्शन में। मींस देखो, अगर मान लेते हैं कि 2.5e है, इसको आप क्या लिखोगे, e+e+e/2 लिखोगे। डियर एक्चुअली क्या होगा, देखो आप e आसानी से पा जाओगे, आसानी से पा जाओगे, बट जब बात आती है e/2 की, तो आप इसे नहीं पा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जो सबसे छोटा चार्ज होता है उसी वो e के इक्वल होता है। तो जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, अगर वह e है, तो आप उसको फर्दर उसका आधा कैसे कर सकते हैं, आप नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि भाई ठीक है, जो भी चार्ज होगा वो हमेशा e के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा। तो बस यही बात हो गई। क्वांटाइजेशन में चार्ज हमेशा n के बराबर है, n 1 2 3 4 5 होगा। मींस चार्ज विल ऑलवेज बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e, और e क्या है, फंडामेंटल चार्ज है, डिस्कस कर चुके हैं। डियर बस एक पॉइंट और देख लेते हैं, चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। इसमें बहुत कुछ डिस्कस करना नहीं है मुझे। चार्ज बिल्कुल जैसे आपने एनर्जी कंजर्व पढ़ा है, भाई टोटल इनिशियल एनर्जी दैट्स इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी, इसी प्रकार से जो चार्ज होता है वो भी एक विशेष कंडीशन में क्या होता है कि भाई जो इनिशियल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, फाइनल के बराबर होगा। तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें अभी आगे पढ़नी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को लेकर के, तो बस दिमाग में एक चीज आप लेकर चलेंगे कि भाई चार्ज भी क्या होता है, कंजर्व होता है ना। इसके बाद अगर हम चलते हैं, जो शायद इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहला कि स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं क्या बोल रहा हूं डियर, कि अगर कोई भी चार्ज स्टैटिक मींस होता है कि रेस्ट चार्ज है ना, अगर वो कैसा हुआ, रुका हुआ चार्ज है। तो अगर कोई भी चार्ज रुका हुआ होगा तो आप क्या कहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा डियर, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। मींस अगर कोई चार्ज रुकी हुई अवस्था में है, अगर कोई चार्ज रुका हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बट डियर दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज। बस समझ गया बिंदु को। पॉइंट ये है कि यूनिफॉर्मली मूविंग का मतलब होता है कि जो चार्ज चल रहा है ना, उसका डियर बेसिकली एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, बहुत बेसिक सी बात होती है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जो उसका एक्सेलरेशन है वो जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर मान लो कि जो चार्ज है ना, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन करता है, तो उस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। बट डियर बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि इस पॉइंट पर ही आपको अच्छा खासा क्वेश्चन मिल सकता है, अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है आपको क्वेश्चंस को मिलने की। और जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, एक्सीलरेटिंग मींस कि इस चार्ज पार्टिकल के अंदर एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन है, इसका क्या मतलब है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो दरअसल चेंज हो रही है। तो ये थोड़ा मैकेनिक्स का टॉपिक, अभी मैकेनिक्स हम नहीं पढ़ रहे हैं कि बहुत ज्यादा उसके बहुत ज्यादा इन चीजों के डिस्कशन में हम नहीं जाने वाले हैं डियर। बेसिकली बस ये ध्यान रखना, अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन है मींस उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेटिंग मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो उसमें क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और एक जो सबसे बड़ी चीज होती है कि साथ में बेसिकली डियर ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी क्या करता है, वो साथ में वो रेडिएट करता है। इसको आप लोग थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करके पढ़ेंगे। उस साथ में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसका भी वो क्या करता है, रेडिएशन करता है। मैं एक फाइनल लाइन बताता हूं, अगर चार्ज रेस्ट पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा ये। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। बट अगर चार्ज एक्सेलरेटिंग मोशन कर रहा है डियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और साथ ही साथ यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। हालांकि मैंने यहाँ स्पेलिंग ठीक कर दिया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका कंप्लीट चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, जितना जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली सबसे पहले हमें समझना होगा कि कूलॉम्स लॉ की रेलेवेंसी क्या है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि अगर दो चार्ज है, अगर दोनों प्लस प्लस हो, मतलब अगर लाइक चार्ज होते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है। अगर दोनों चार्ज अनलाइक हो, मींस अपोजिट नेचर के दोनों चार्ज होते हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि वहां से जो चार्ज का जो साइन है ना, वो बेसिकली हमको ये बता दे रहा है कि जो फोर्स है उन फोर्सेस का स्वभाव क्या है, अट्रैक्शन है या रिपल्सन। बट ये जानना और इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड आप समझ रहे हो, उस फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कितने वैल्यू का फोर्स उन दोनों ही चार्ज के बीच में लग रहा है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, ये हमको कहां से पता चलता है, कूलॉम्स लॉ से पता चलता है। डियर स्टूडेंट्स, बस एक बात समझ लो, इसका यूज क्या है। अगर हम कहें कि इस कूलॉम्स लॉ का यूज क्या है, ये कुछ नहीं करता है, ये जो फोर्स है ना, उस फोर्स की वैल्यू को ये बता देता है। हाँ, फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ये बात हमें पता चलेगी चार्ज के स्वभाव से। लाइक चार्ज होंगे तो रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्ज होंगे अट्रैक्शन होगा। दूसरी बात समझते हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जानना चाहिए कि भाई ये जो कूलॉम्स लॉ है, इसके लिमिटेशंस क्या है। देखिए, इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना होता, बेसिक्स दो बातें हम आपको बता रहे हैं कि हम कूलॉम्स लॉ को कब अप्लाई कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना कि कूलॉम्स लॉ को हम अप्लाई कब कर पाते हैं। पहली बात कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही कूलॉम्स लॉ का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ तभी यूज होगा जब हमारा चार्ज कैसा होगा, पॉइंट चार्ज होगा। दूसरी बात होती है कि ये कब अप्लाई होता है, अगर हमारा जो चार्ज होगा वो कैसा होना चाहिए, स्टैटिक। स्टैटिक मींस जो चार्ज होना चाहिए वो रेस्ट चार्ज होना चाहिए। तो उस अवस्था में ये कूलॉम्स लॉ क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना होगा। एक चीज थोड़ा सा हम यहां पर और आपको क्लियर कर देना चाहेंगे डियर। देखिए, एक न्यूटन सेल थ्योरम है, आप क्लास 11th में पढ़े भी होंगे, ठीक है। वो क्या कहता है कि अगर कोई स्फीयर है, सिमेट्रिकल स्फीयर है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो उसे हम एक पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है। उसी चीज को अगर हम यहां से कोरिलेट करें तो एक पॉइंट समझ में आता है कि ये जो है ना, पॉइंट चार्ज के साथ साथ अगर कुछ स्फीयर टाइप की चीज है तो वहां पर भी हम कूलॉम्स लॉ का यूज कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होता है, लेकिन स्फीयर के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को स्पेशल रूप से आप ध्यान दीजिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी हम आपको न्यूमेरिकल्स देंगे, या आप लोग जब डिफरेंट बुक्स के न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पे बहुत सारे जगहों पे स्फीयर लिखा होता है, टू स्फीयर्स प्लेस्ड एट, उनके बीच का फोर्स, इस तरह की चीजें लिखी होती है। तो स्टूडेंट अक्सर हमसे सवाल पूछते हैं कि सर आप कह रहे हैं कि यहां पर ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, तो सर इस स्फीयर के लिए आप कूलॉम क्यों लगा रहे हो। तो इसलिए हम क्लियर कर दें कि स्फीयर भी पॉइंट चार्ज की तरह से कंसीडर हो सकता है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। इस बात का स्पेशल ध्यान रखेंगे डियर। आते हैं अगले बिंदु पे। अब कूलॉम्स लॉ क्या है, जो मुख्य बात है, मुख्य डिस्कशन पे आते हैं। कूलॉम्स लॉ कहा कि भाई अगर मान लो दो पॉइंट चार्ज है, एक आपका Q1 है और जो दूसरा चार्ज है यह क्या है, Q2 चार्ज है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो इसमें बताया गया था कि इनके बीच का जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इनके बीच का जो भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F होगा डियर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, दोनों ही चार्ज के प्रोडक्ट के। तो दोनों ही चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी चीज, ये जो F है यह इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इनके बीच की डिस्टेंस R है तो यह R स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस अगर इन दोनों को अगर हम मिला लें तो हमको एक एक्सप्रेशन मिलता है, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। अब देखो यहीं से एक स्टेटमेंट भी आप चाहो तो याद कर सकते हो कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आप बस बिल्कुल ये बिल्कुल न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ के क्या है एकदम उसी के अनुसार है ना, जैसा ग्रेविटेशन होता है आपने न्यूटन का पढ़ा होगा, दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे कूलम्ब्स का लॉ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ। बहुत आसान सा लॉ है यह, प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो फिजिक्स का नियम है कि कभी भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो उसकी जगह पर क्या करते हैं डियर, एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर हम फिर से एक कांस्टेंट लगाएंगे और ये जो कांस्टेंट होना चाहिए क्या होगा, ये होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बस इतनी सी बात है, इसको आप समझ लें कि जो फोर्स होगा इनके बीच में उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। डेरी जो के है यह एक प्रकार का कांस्टेंट है, आप समझ रहे हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इस इक्वेशन का। बट जो के होगा इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और किस सिस्टम में होता है, तो ये होता है SI सिस्टम में। तो SI सिस्टम में जो k की वैल्यू होगी वो 9 × 10⁹ के इक्वल होगी। ये बिल्कुल SI सिस्टम ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि CGS में इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो बट हमें जो यूज करना है वो SI सिस्टम में यूज करना है, तो बस हम उसी पे कंसंट्रेट करेंगे डियर। तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ हो गया फोर्स, तो यहां से फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। दरअसल हम करते क्या है, इस k की जगह पर हम यूज करते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 × Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब डियर ये चीज समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि भाई अगर हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है ना, यहां से एक के की जगह पे यूज कर रहे हैं डियर है ना, जो यहाँ कांस्टेंट है इसी की जगह पे हम उन टर्म को यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी आगे धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब आप समझो इसका मतलब क्या समझ में आया। पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पे 1/4 आप जानते हो, पाई आप जानते हो, एप्सिलॉन नॉट। देखो ये जो टर्म है ना इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 लग गया तो एप्सिलॉन 0 कहो या एप्सिलॉन इसको क्या कह सकते हो, एप्सिलॉन नॉट कह सकते हो। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये होता क्या है। देखिए इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो डियर बेसिकली यह परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम कह सकते हो, ये उसकी परमिटिविटी होती है। अब एग्जैक्टली अगर आप पूछना चाहेंगे हमसे जाहिर बाकी सारे परमिटिविटी क्या होता है, तो हम कहेंगे थोड़ा ध्यान रखें, अभी आगे चलेंगे मैग्नेटिज्म के समय में ही मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा परमिटिविटी क्या है, परमिबिलिटी क्या है, तो ये सारी चीजें वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें और इसको आगे समझें, ठीक है। बस अभी के लिए इतना ही कि आप जान जाए कि कुछ एप्सिलॉन नॉट होता है और उसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम कहते हैं। डेरी एक बात और हम समझने की कोशिश करते हैं, ये जो इसकी वैल्यू कितनी होती है पहले हम ये समझ लें। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे जरूरी क्या है, जैसे अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो तो एक बात समझ में आता है कि ये जो एक मिनट डियर, हाँ ये जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये जो टर्म आया इसकी वैल्यू 9 × 10⁻, क्या होगा 9 होगा, और किस सिस्टम में होगा, SI सिस्टम में होगा। SI सिस्टम में इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ हो गया। दूसरी चीज, अब अगर यहां से हम चाहें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेना तो एप्सिलॉन नॉट क्या होगा आप बताएं। आप बिल्कुल 4 और पाई की वैल्यू यहां पुट कर लो, मैं बता देता हूं कैलकुलेशन, लेकिन एक बार आप कर जरूर लीजिएगा तभी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। 8.85 × 10⁻⁻12, और बेसिकली अगर हम इसकी यूनिट की बात कर लें तो ये भी SI में क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। तो ये बहुत ही बेसिक आइडिया रहा, बहुत ही बेसिक बात रही, दो चार्ज के बीच में कितना एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, बशर्ते दोनों ही चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए। हाँ स्फीयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं,
एक नियम के तहत न्यूटन सेल थ्योरम को यहां अप्लाई करते हुए, बशर्ते हमें फाइनल कंक्लूजन से मतलब है। फाइनल कंक्लूजन डियर हमारे लिए क्या है? फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज हैं, कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, या अगर स्फीयर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिर्फ ये छूट स्फीयर के लिए मिला हुआ है ना। अगर रॉड वगैरह लाइन चार्ज हो तो डायरेक्ट कूलम्ब का एप्लीकेशन नहीं कर सकते हम। खैर वो अभी हमारे लिए वो चीज पढ़ना भी नहीं है, अभी पहले हम कंसंट्रेट करते हैं जिस पर उसी पे कहें। हम फिर से लास्ट में एक बात और क्लियर कर दें कि अगर दोनों ही चार्ज Q1 और Q2 हो गए है ना, कुछ दूरी पे रखे हैं r डिस्टेंस पे, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो दोनों ही चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों ही चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आया हमारे पास। अगर आप डायरेक्टली बात करने की कोशिश करो तो कितना हो जाएगा? K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। आई थिंक डियर आपको ये बात समझ में आई होगी। और यहाँ पर जो K होता है इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 SI सिस्टम में। एप्सिलॉन नॉट की चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। और ठीक है, इतना समझते हैं। ठीक, अभी इसके बाद फिर हम लोग आगे भी डिस्कस करते हैं। कूलम्ब्स में बहुत सारी चीजें और हैं, अभी देखते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर दो चार्ज है, फर्स्ट चार्ज अगर यहाँ पे Q1 है और यहाँ से R डिस्टेंस पर कोई अनदर चार्ज Q2 है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है डियर, उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट डियर एक चीज मैं आपको बता दूं, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि फोर्स तो यहां से निकल जाएगा, लेकिन यह फार्मूला वैलिड केवल और केवल तभी है जब इन दोनों ही चार्ज के बीच में, मतलब क्या हुआ? व्हेन ओनली एयर एंड वैक्यूम, आई थिंक इट, इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? फ्री स्पेस इज बी बिटवीन बोथ चार्जेस। अगर इन दोनों चार्ज के बीच में अगर क्या है आपका, या तो एयर हो या तो वैक्यूम हो, या वैक्यूम को फ्री स्पेस कहते हैं, अगर इस प्रकार की अवस्था है, केवल और केवल उसी कंडीशन में डियर हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला ये होगा। ये हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला जरूर क्लियर कर लिया है। बट एक प्रश्न यहां पर उठता है कि सर अगर दोनों ही चार्ज के बीच में अगर कोई मीडियम आ जाए तो क्या करोगे? जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं, मान लो दोनों चार्ज को आपने वाटर में डाल दिया, आपने पानी में डाल दिया, तो एक्चुअली क्या होगा? क्या इनके बीच में फोर्स नहीं लगेगा? बिल्कुल फोर्स लगेगा, बट उनकी जो वैल्यू होगी वो बदल जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर से समझो। अगर मान लो दोनों चार्ज है, आपने इसको पानी में डाल दिया, तो एक्चुअल क्या होगा कि अब दोनों चार्ज का जो मीडियम है वो एयर नहीं रह गया, अब वो क्या हो गया? अब वह हो गया वाटर। तो इससे फोर्स की वैल्यू पे प्रभाव तो पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बट एग्जैक्टली वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, दरअसल हम लोग उसी को खोजने की कोशिश करते हैं। डियर, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो कि व्हेन एनी मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन बोथ चार्जेस, तो अगर मान लो कि दोनों ही चार्ज के बीच में अगर कोई मीडियम रखा हो तो आप क्या करने वाले हो? लिसन केयरफुली। लेट अस सपोज कि ये आपका चार्ज Q1 हो गया, ये आपका चार्ज क्या हो गया? Q2 हो गया। देखो ये डिस्टेंस आर है। एक चीज और समझ लेना डियर, अगर मान लो कि इसके बीच में कोई भी अगर मीडियम होगा, तो बेसिकली हर मीडियम के लिए मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक मीडियम है ना, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई कंडक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, जो मीडियम इन दोनों ही चार्ज के बीच में उपस्थित रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी जो मीडियम होता है उस मीडियम का अपना एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको कैपिटल ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डियर याद रखना, भी जो पिछले पेज पे हम लोगों ने स्मॉल की यूज किया था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, यहाँ पे वो स्मॉल के अलग था, ये कैपिटल के है और ये इस मीडियम के लिए डिफाइंड होता है। याद रखो, इस मीडियम का जो की होता है, मैं फिर बोल दूं, कोई भी मीडियम है
दुनिया की कोई भी मीडियम है उसका अपना एक कांस्टेंट होता है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अब वो वैल्यू क्या होगी ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, बट आपको ये समझना है कि इस मीडियम का अपना एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। बस इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखिएगा। एक बात मैं आपको और बताता हूं, बेसिकली इसी मीडियम के लिए एक और शब्द यूज होता है जिसको एप्सिलॉन आर कहते हैं। मैं यहां इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपस में कोई एक कोरिलेशन है इनका। इस एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं, बस अभी याद कर लो आप, अभी 2-4 मिनट के अंदर पूरी बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको, बस समझो। ये जो एप्सिलॉन आर है ना, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। देखो डियर, अभी आप लोगों ने एक परमिटिविटी पढ़ा, वो कौन सा था? वो फ्री स्पेस वैक्यूम का था। यहां पर एक और शब्द होता है, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और डियर बेसिकली ये जो दोनों होते हैं ना, इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। मींस जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है यह एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू दे दिया है और बच्चे लोग क्या किए थे, वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रट के गए थे और कई बार लोग कंफ्यूज होकर गलत करके आए हैं। नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू वही होती है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की होती है। बस मेरे कहने का सीधा सा मतलब यही था कि आप इसको याद रखें, सिर्फ इतना याद रखें कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल होगा। अब आते हैं रूल पे। रूल यहां पर क्या हो जाएगा, अब जाते हैं उस बात को समझ लेते हैं। देखो अब यहां पे फोर्स का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे कैसे, बस एक काम करना, जैसे यहां पर क्या था, मीडियम वैक्यूम था, तो आपने जो लिखा है एप्सिलॉन नॉट, वो परमिटिविटी किसका लिखा है? वैक्यूम का लिखा है। यहां पर क्या करोगे, लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। आप एप्सिलॉन लिख लोगे डियर, और जो एप्सिलॉन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो एप्सिलॉन है ये आपका हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ, ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। डियर समझ रहे हो मेरी बात? यहां पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिख लेंगे। जैसे यहां पर क्या करते थे आप, वैक्यूम का परमिटिविटी लिखते थे, क्योंकि वैक्यूम दोनों के बीच में था, एयर था, उसकी परमिटिविटी लिखते थे। तो यहां पर चूंकि मीडियम आया है, आप परमिटिविटी उस मीडियम का लिख लोगे। आगे क्या लिखोगे, इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। इसी बात को आपको समझना है। मैं क्या बोल रहा हूं, जरा समझना जो है उसको पहले लिखो। देखो दो चीज होता है, अभी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ना, यहां पे मैं किनारे उसको समझा दे रहा हूं, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। जो भी परमिटिविटी है उस मीडियम का, बेसिकली जो इस मीडियम की परमिटिविटी है, ये किसके बराबर होती है? ये होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होती है। क्या कहेंगे कि उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट मींस एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वही वैक्यूम वाली जो परमिटिविटी है, और इनटू उस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो एप्सिलॉन आ जाएगा। और एक और चीज बता दें, यही एप्सिलॉन किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन इंटू के के बराबर होता है। याद रखिएगा। क्यों बराबर होता है? क्योंकि डियर हमने बता चुका हूं मैं आपको कि यहां पर जो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये भी दरअसल दोनों आपस में बराबर हैं। आ रही बात समझ में? बहुत आसान सा शब्द है, बस एक लाइन याद रख लेना कि जब भी कभी इस तरह की बात हो, बस एक बात आप समझ लेना कि जो भी इनके बीच में फोर्स होगा उस फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? उस फोर्स की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ आप के का क्या करोगे डियर, यहाँ पे यूज कर लोगे, कुछ नहीं। कोई मीडियम नहीं है, एप्सिलॉन नॉट, कोई मीडियम आ गया, एप्सिलॉन नॉट के बगल में क्या करोगे आप के को लिख लोगे। यहां से एक चीज और आपको समझ में आनी चाहिए, समझ में आ गई होगी। देखो कि अगर हम इसको लेके थोड़ी सी एक बिंदु यहाँ पे और हम चर्चा करते हैं, फॉर्मूला होता है डियर, थोड़ा सा एक चीज और मैं चाह रहा था जान जाओ। ये जो के होता है ना, ये जो के, जैसे जिस के की हम बात कर रहे हैं, इस के की जो वैल्यू होती है 1 होती है किसके लिए? एयर के लिए या वैक्यूम के लिए। इस बात को समझ लो।
एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और उसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कह रहे हैं। ये जो के होता है इसकी वैल्यू लगभग 80 है ना, क्योंकि देखो अलग अलग बुक में 75 टू 82 के बीच का रेंज कुछ दिया हुआ है, कहीं 76, 77, 78, 79, ये सभी सही है, क्योंकि वाटर में भी क्या होता है, कई बार इंप्योरिटी होती है, कई बार नहीं होती, तो ये जो ठीक है ऑलमोस्ट 80 है ना, ये जो है किसके लिए होता है, वाटर के लिए होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, के की वैल्यू इन्फिनिटी किसके लिए होती है, किसी भी कंडक्टर के लिए। तो अगर हम मान लो डियर अगर हम यहाँ पर किसी एक कंडक्टर की बात करते हैं, मीन्स के की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ इन्फिनिटी है ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, और किसके लिए हो गई, किसी भी एक कंडक्टर के लिए हो गई। तो अगर डियर हम बात करते हैं किसी भी कंडक्टर, और या कंडक्टर कहने का मतलब है वहां मेटल आ जाएगा, क्योंकि ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर्स, ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर्स। तो अगर हम किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं तो उसके लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को आज समझ में आया। यहां से हम एक चीज और भी समझ सकते हैं, उसको भी जरा सा हम वहां पे लिख लेते हैं। क्या होता है कि इसका मतलब आप कहोगे कि कभी भी अगर फोर्स इन मीडियम, अगर किसी मीडियम में फोर्स निकालोगे तो ये हमेशा फोर्स इन एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या होगा, बराबर होगा। किसी भी मीडियम में अगर आप फोर्स निकालोगे यह किसके इक्वल होगा, यह इक्वल होगा फोर्स इन एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होगा। आप दोनों बात को समझ लो, जैसे सीधी सी बात है, अगर कहा जाए कि एयर में फोर्स, दो चार्ज के बीच में एयर में 100 न्यूटन का फोर्स है। मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुने आप प्लीज। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि दो चार्ज है, उनके बीच में एयर मीडियम, जब मीडियम एयर है तो 100 न्यूटन का फोर्स है, ठीक। अब इन दोनों चार्ज के बीच में एक ऐसा मीडियम डाल दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है। अब पूछा गया अब फोर्स कितना होगा, तो कुछ नहीं, 100/10, बात मेरी समझ रहे हो, दैट इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो जितने का डाइलेक्ट्रिक डालोगे ना, तो फोर्स इन एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर दोगे तो उस मीडियम में आपको क्या निकल जाएगा, आपको फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी। डियर आई थिंक मैंने बेसिक बातें बहुत सारी कर ली हैं चार्ज के बारे में। अभी अगला जो लेक्चर आएगा उस पर कंप्लीट न्यूमेरिकल्स पे ही लेक्चर होगा हमारा, तो अभी बहुत सारी और बातें होनी फोर्स के बारे में बाकी है। आज भी बेसिक्स की बात करते हैं, पहला लेक्चर है, तो प्लीज इसको बहुत धैर्य के साथ पूरे लेक्चर को देखिए। कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो उसको फिर से, वीडियो को फिर से बैक करके उस चीज को फिर से देखिए, इसको समझ लो, बाकी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां से एक छोटी सी चीज होती है कि बहुत कॉमन चीज है कि सर व्हेन मोर देन वन मीडियम्स आर प्लेस्ड बिटवीन बोथ चार्जेज। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर दोनों ही चार्ज के बीच में अगर एक से ज्यादा मीडियम है तो क्या करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा समझना। देखो कुछ नहीं करोगे, बहुत आसान सा फॉर्मूला बता रहे हैं, बस उसी को अप्लाई कर लो। मान लो कि ये दो चार्ज हो गया, ठीक है। अब जरा मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझो। मान लीजिए दो मीडियम आ गया, अब दो का समझ लो तो आगे 50 मीडियम होगा, आप कर लोगे। मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए कि यहां पर जो है एक मीडियम है और इस मीडियम का डिस्टेंस r1 है, और ये मीडियम है और ये r2 डिस्टेंस पर है। होगा क्या, जरा उस चीज को समझिए। मान लो डियर कि ये इस तरह की स्थिति बन रही है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। बात को समझना। तो डियर अगर हम ये पूछे कि यहां पर दोनों ही चार्ज के बीच में फोर्स क्या होगा, तो वो क्या होगा जरा समझिएगा। अब बहुत आसान सा काम है, मैं बता रहा हूं। देखो कैसे लिखोगे, एक्सप्रेशन लिखना सीख जाओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कर लोगे, Q1 × Q2। बस जो खेल है बस यहीं पे करना है तुम्हें। क्या है बताओ, बिल्कुल जो दूरी होती है, याद रखिएगा, मैं आपको एक टर्म जगह नहीं है, मैं इसे ओरली बता दे रहा हूं। अगर एयर में r डिस्टेंस है तो किसी मीडियम में इफेक्टिव डिस्टेंस r√K होता है। फिर बता रहा हूं मैं आपको, अगर एयर में r डिस्टेंस है तो इसके इक्विवेलेंट जो डिस्टेंस किसी मीडियम में होगा डियर, वो होता है r√K होता है। मैं ये कह रहा हूं कि अब यहां पे क्या करोगे, इसका पहले इफेक्टिव डिस्टेंस ले लो डियर, तो इसका इफेक्टिव डिस्टेंस हो जाएगा r1√K1 प्लस,
जो दूसरा मीडियम है ना यहाँ पे, ये जो दूसरा मीडियम है डियर, बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसका, तो ये जो दूसरा मीडियम है इसका इफेक्टिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2√K2, बस और कोई बात नहीं है, काम बन गया आपका। और लास्ट में सारे डिस्टेंस का स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको। अब इससे देखो एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, अगर 10 मीडियम होगा ना, ऐसे 10 मीडियम साइड रखे होंगे ना बगल बगल में, तो आप बिल्कुल आसानी से उसको भी कर लोगे। कैसे कर लोगे, तो देखो R1√K1 प्लस R2√K2 प्लस R3√K3 प्लस R4√K4 प्लस R5√K5, ये बहुत ज्यादा चीजें, क्लियर चीजें हैं और बहुत आसानी से डियर आप क्या कर सकोगे, चीजों को यहाँ पे कर सकोगे। तो मैं एक बार जरा सा चीजों को रिपीट कर देता हूं जो मैंने बताया। एक्चुअल में डियर ये थोड़ा सा तीसरा कंडीशन था यहाँ पे, तो 3 चीज मैंने आपको बताया है। अगर 2 चार्ज हैं, इनके बीच में केवल एयर या वैक्यूम जैसा कोई मीडियम है, मींस इनके बीच का जो मीडियम है एयर या वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, मींस एक जैसी कोई मीडियम है ही नहीं। सही बात तो यह है कि उनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो फोर्स होगा 1/4πε0 Q1Q2/r²। अगर इनके बीच में डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कोई एक मीडियम है, तो आप क्या करोगे, 1/4πε Q1Q2/r² कर दोगे, 1/4πε0 K Q1Q2/r²। एप्सिलॉन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एप्सिलॉन नॉट, ये बेसिकली एप्सिलॉन × K कर दोगे। हाँ, एक चीज जो बहुत क्लियर है, यहां पर जैसे ही आपने इस K कोई वैल्यू को यूज किया है, ये K क्या है, इन दोनों में अंतर यही आ रहा ना कि एक K आ गया, एक K क्या है, K उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, एग्जैक्टली सेम वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी की भी होती है उस मीडियम का। बहुत दिमाग मत लगाइए, बिल्कुल जितना कह रहा हूं पढ़ लीजिए। क्या मैं कह रहा हूं कि कभी ऐसा होता है ना कि कभी न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस पे आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जिक्र तक नहीं करता, कह देता है कि रिलेटिव परमिटिविटी इज 10। कंफ्यूज नहीं होना है, आप क्या करेंगे, वहां पे कह देंगे भाई ठीक है रिलेटिव परमिटिविटी 10 है, तो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में मैथमेटिकली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आप देखो यहां से, तो ये हो गया फोर्स 1/4πε0 K Q1Q2/r²। यहां से क्या क्लियर हुआ, इसका मतलब हम एक बहुत छोटा सा कंक्लूजन किए, लेकिन ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों चार्ज के बीच में एक मीडियम हो, कि फोर्स इन मीडियम फोर्स इन एयर अपॉन K हो जाएगा। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डियर अगर एक से ज्यादा मीडियम, भाई एक मीडियम आया तो काम चला लिया था, इस एप्सिलॉन के बगल में K लिख दिया, काम बन गया। बट अगर आप मान के चलो कि अगर मैं ये कहूं कि अगर एक से ज्यादा मीडियम हो गए उसके बीच में, तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस आप मान के चलो कि किसी मीडियम की इफेक्टिव डिस्टेंस R√K होती है, और आप यहां पे क्या कर लोगे, 1/4πε0 Q1Q2/r1√K1 प्लस R2√K2 का होल स्क्वायर। अगर ऐसे 10 मीडियम हो ना, तो R3√K3 R4√K4 करके आप अंत में जो कंप्लीट आएगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। आशा करते हैं डियर आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। स्टूडेंट्स जो ये आपका एनसीईआरटी का जो है पहला लेक्चर है, पहले चैप्टर का बेसिकली पहला लेक्चर है। हम आपका जो कंप्लीट 12th का सिलेबस है डियर, वो हम आपका इसी तरीके से कंप्लीट कर देंगे इन दिस ईयर। मैं इसी ईयर में आप लोगों का जो सेशन है, आई थिंक 2021-22 का जो सेशन है, इस सेशन में कंप्लीट 12th की फिजिक्स में कंप्लीट कर दूंगा आपका ये इन्फॉर्मेशन है। दूसरी चीज, अगर आपको इन सारी चीजों का जो है PDF नोट्स चाहिए जो मैंने पढ़ाया है, और आपको और भी बहुत सारे DPP और प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए होगा, तो एक टेलीग्राम चैनल मैं बना रहा हूं, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप उस लिंक पे जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां से आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स प्लीज जरूर बताइएगा आपको ये लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया। बहुत जल्दी हम अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।